नमस्कार दोस्तों। तो पिछली कक्षा में हमने स्वरों के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी रखी थी और यही जानकारी हमारे काम आएगी आगे संधि जब हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो विषय है वो संधि प्रकरण है। संधि प्रकरण सामान्य रूप से अगर हम देखें कि संधि किसे कहते हैं तो संस्कृत से बना शब्द है ये संधि। और संधि शब्द में ये संस्कृत के सम उपसर्ग और धा धातु से मिलकर बना है। संस्कृत का सम उपसर्ग है और धा धातु है। धा धातु का अर्थ होता है रखना। धा धातु का अर्थ क्या होता है? रखना। और सम धातु का सम जो उपसर्ग है इसका अर्थ है सम्यक रूप से। सम्यक रूप से या एक स्थान पर। एक स्थान पर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वर्ण जब मिलते हैं आपस में तो उनको सम्यक रूप से एक स्थान पर रखना ही संधि कहलाता है। तो धा धातु थी जिसमें की प्रत्यय जुड़ा तो धी बन गया और उसमें सम उपसर्ग जुड़ने से हमारा संधि शब्द का निर्माण हुआ। संधि शब्द में खुद में व्यंजन संधि है, वो हम जब व्यंजन संधि आएगी तो उस समय चर्चा करेंगे। अब और क्या क्या जानकारी हमें इसके बारे में रखनी चाहिए। तो संधि से संबंधित अगर हम बात करें तो एक आचार्य पाणिनि हुआ करते हैं संस्कृत के व्याकरण। इन्होंने पाणिनि जी ने एक परिभाषा दी। पर है स निकर्ष संहिता। ये परिभाषा किसने दी? आचार्य पाणिनि जी ने। आचार्य पाणिनि जी ने परिभाषा क्या दी कि पर है स निकर्ष संहिता। अर्थात जब वर्ण परस्पर जब निकट आ जाते हैं, आपस में समीप आ जाते हैं तो वो संहिता कहलाती है। क्या कहलाती है? संहिता। उन्होंने संधि को संहिता नाम दिया। इसके बाद अगर हम बात करें और तो हमारे हिंदी के एक व्याकरण हुए हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने जो संधि की परिभाषा दी है, इन्होंने कहा है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने से जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। ये जो परिभाषा है ये आज कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण कहलाते हैं। इन्हीं की पुस्तक है हिंदी व्याकरण की। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से संधि। अब इन्होंने जो बताया हमें कि जब दो अक्षर जो आसपास आते हैं तो वो परस्पर मिल के एक नया रूप ले लेते हैं, एक नया परिवर्तन कर लेते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर हम इसको सामान्य भाषा अगर में समझें तो हम कह सकते हैं एक सामान्य सभी की मिक्स अगर हम परिभाषा देखें तो इस प्रकार बन सकती है। देखिए जैसे दो शब्द है,
एक है राम प्लस है एक अवतार, राम प्लस अवतार। अब दो शब्द जब आपस में मिलते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अब इस राम में हम देखें तो रे में आ स्वर है और मैं में अ स्वर है। अगर इस अवतार को हम तोड़ेंगे तो अ व में अ स्वर है और त में आ स्वर है और र में अ है। पूरा हमने अगर खोला तो अब देखो ये दो स्वर पास में आए। जब ये दो स्वर आपस में पास में आए तो इन दोनों ध्वनियों ने, इन दोनों अक्षरों ने आपस में मेल कर लिया। क्या कर लिया? मेल कर लिया। हम इसी को कहते हैं संधि। और ए मिलके क्या बन गए? आ बन जाता है। क्या बन जाता? आ। और यही हमारा शब्द क्या बन गया? र में जब आ जुड़ेगा तो रा, मैं। अब ये जो ए और ए है ये दोनों मिलके क्या बन गए? आ। अब इन दोनों की जगह हमें क्या लिखना? किसकी ध्वनि जोड़नी पड़ेगी? आ की। तो हमने क्या कर दिया? माँ। अब देखिए इस व में ए जोड़ा व, त में ए जोड़ा ता और र में जोड़ा, तो शब्द हमारा क्या बन गया? रामावतार। अर्थात जब दो शब्द या दो पद जब आपस में मिले तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों मिलकर आपस में क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। तो संधि कहाँ हो रही है? किसी भी शब्द के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में क्या हो जाती है? संधि कहलाती है। तो यही जो दो ध्वनियों का जो मेल है, जो संगम है, इसी को हम कहते हैं संधि कहते हैं। तो सामान्य रूप से क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि दो शब्दों के परस्पर मेल से प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलके जो विकार उत्पन्न करते हैं उसी को हम संधि कहते हैं। और ये जो विकार उत्पन्न होता है ये कई तरीकों से हमें विकार उत्पन्न देखने को मिलता है। कौन कौन से? या तो इसमें हम विकार उत्पन्न होता है, या आदेश होता है। क्या होता है? आदेश। या किसी नए अक्षर का या नए वर्ण का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है? आगम। या कोई अक्षर जो है वो लोप हो जाता है। ये चार चीज़ें हमें देखने को मिलती है संधि के दौरान। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो या तो उनमें विकार उत्पन्न होगा, या कोई आदेश होगा, या आगम होगा, या लोप हो जाएगा। ये सब जब हम संधि पढ़ेंगे तो इन चारों को अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखिए, जब हमने ये देखा था कि अब ये संधि जो है कितने तरह से की जा सकती है, ये संधि कितने तरह से की जा सकती है। देखिए, या तो हमने देखा था दो शब्द आपस में मिलते हैं तो प्रथम जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण स्वर होगा। क्या होगा? स्वर होगा। द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या होगा? यह भी स्वर होगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर है। या हम कह सकते हैं कि प्रथम जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण स्वर हो सकता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है। या इसका विपरीत उल्टा हो जाता है, जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो गया और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो स्वर हो गया। और क्या कंडीशन बन सकती है? और स्थिति ये बन सकती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो सकता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो है वो भी व्यंजन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि स्वर धन स्वर, स्वर धन व्यंजन, व्यंजन धन स्वर और व्यंजन धन व्यंजन। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो सकता है। क्या हो सकता है? विसर्ग हो सकता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण
स्वर हो सकता है या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो। ये इतनी तरह से हम संधि कर सकते हैं। स्वर, इधर भी स्वर, इधर क्या होगा स्वर, तो इधर क्या हो सकता है व्यंजन, इधर व्यंजन आ जाए, इधर क्या आ सकता है स्वर, इधर व्यंजन, इधर भी व्यंजन, इधर विसर्ग और इधर क्या हो सकता है स्वर, या इधर विसर्ग, इधर क्या हो सकता है व्यंजन। ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर विसर्ग है और इधर भी विसर्ग हो सकता है, विसर्ग हो, विसर्ग के इस तरह का जो चिन्ह होता है। तो ये कभी पहले शब्द के किसी के पहले देखा कि ऐसे नहीं होता, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी जो प्रथम दूसरा जो शब्द होगा उसका जो प्रथम वर्ण होगा वो विसर्ग तो हो ही नहीं सकता, या तो स्वर होगा या व्यंजन हो सकता है। तो ये जो 6 स्थितियां हैं, ये 6 स्थितियां ही बनती है। अब इसी के आधार पर हम देखें कि जहां स्वर और स्वर है वहां पे कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। और जहां पे कहीं भी व्यंजन आ गया, जैसे ये स्वर के बाद व्यंजन आ गया या व्यंजन के बाद स्वर आ गया या दोनों तरफ व्यंजन आ गए, इन तीनों ही स्थिति में संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी हमारी। अच्छा, दोनों में से कहीं भी एक तरफ विसर्ग आ गया या इधर स्वर आए या व्यंजन हो गए, विसर्ग इधर आ गया तो इसका मतलब वो संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। तो मित्रों हम ये कह सकते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है, स्वर संधि, दूसरी कौन सी है, व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी है, विसर्ग संधि। तो 3 ही तरह की क्यों होती है ये भी हम देख सकते, क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो स्वर होगा, इधर भी स्वर होगा। अगर दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि, इधर स्वर है इधर व्यंजन है तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इधर व्यंजन इधर स्वर है तो भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इधर व्यंजन और इधर व्यंजन, दोनों तरफ व्यंजन है तो भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। अच्छा, इधर विसर्ग इधर स्वर है या इधर विसर्ग इधर व्यंजन है तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। तो इस तरह 3 प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी संधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वर संधि, कौन सी संधि लेंगे, स्वर संधि। अब जब हमने स्वर संधि पढ़ी थी, इससे पहले हमने एक चीज़ देखी थी कि स्वरों के बारे में हमने जो सामान्य जानकारी ली थी उसमें हमने देखा था कि स्वरों को हमने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में बांटा था, एक तो थे मूल स्वर, कौन से थे, मूल स्वर, और दूसरे कौन से थे, संधि स्वर या संधेय स्वर। कौन से स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर कितने थे संख्या में, 4 थे। कितने थे, 4 थे। कौन कौन से थे, अ, ई, उ और री। संधि स्वर को हमने फिर से 2 भागों में बांटा था, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वरों में हमने कौन कौन से लिए थे, बड़ा आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। और संयुक्त स्वर में को फिर हम अगर 2 भागों में बांटे तो एक होते हैं गुण स्वर। कौन से स्वर, गुण स्वर। एक होते हैं वृद्धि स्वर। अब देखिए ये जो गुण स्वर है ये कौन कौन से, ए और ओ। और वृद्धि स्वर कौन कौन से हैं, आई और औ। ये हमारे क्या है, वृद्धि स्वर। तो 2 2 4, तो ये 4 3 7, ये 7 4 11। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11।
अब स्वर संधि में यही 11 जो स्वर होंगे, इन्हीं का सारा खेल है, इन्हीं का सारा खेल है। अगर हम इन चीज़ों को अगर देखें कि मूल स्वर कितने हैं 4, संधि स्वर कितने हैं 7, टोटल 4 और 3 7, तो 7 और 4 11। इसमें मैं 2 भागों में बांटे, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर कितने हैं 3 और संयुक्त स्वर कितने हैं, फिर 2 भागों में देखें तो गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर कौन से, ए ओ, और वृद्धि स्वर कौन से, आई और औ। अब हम बात करते हैं इन्हीं सबको लेकर हम देखें तो जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि के जो अभी का हमने जो डायग्राम बनाया था, इसमें से 3 इस संधि के भेद तो हमारे सामने निकल के आ गए। कौन सा, जो मूल स्वरों के बाद में जो हमने संधि स्वर को पढ़ा था, उसमें एक आया था दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में हमने देखा था, उसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अच्छा, फिर हमने देखा था जो संयुक्त स्वरों को 2 भागों में बांटा था, तो उसमें एक था गुण स्वर, तो उसके नाम से हम कह सकते हैं गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। और एक दूसरा भाग क्या दिया था, संयुक्त स्वर, तो उसी के आधार पर हम कहते हैं वृद्धि। संयुक्त का दूसरा क्या दिया था, वृद्धि स्वर। पहला तो देखा था गुण स्वर और दूसरा देखा था वृद्धि स्वर, तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं वृद्धि संधि। 3 संधि के भेद हमारे सामने आ गए। इसके अलावा जो संधि के अन्य भेद है, उसमें एक आता है यण संधि। कौन सी संधि होती है, यण संधि। और एक संधि होती है स्वर संधि के भेद में अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि। अब चूंकि हमने देखा था जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि में दोनों ही कंडीशन क्या थी कि परस के पहले जो प्रथम शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होगा, स्वर होगा। अब कौन कौन से स्वर आएंगे, इन्हीं स्वरों में से जो 4 हमने मूल स्वर देखे थे, या दीर्घ स्वर देखे, गुण स्वर देखे, या वृद्धि स्वर देखे, यही वापस आने वाले हैं इसमें। अब इसको एक सामान्य से हम एक छोटी सी